अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की हमारी वीडियो है ओजोन के बारे में। जब मैं छोटा होता था तो मैं अमूमन क्रिकेटर्स को देखता था और मैं सोचता था कि इन्होंने अपने चेहरे पर हमेशा सफ़ेद रंग की क्रीम क्यों लगाई होती है। लेकिन आज मुझे पता चला कि इसे सनस्क्रीन कहते हैं या सन ब्लॉक कहते हैं। और इस क्रीम का मकसद ये है कि हमारी जिल्द को सूरज की खतरनाक रोशनी से बचाया जा सके। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो हमारी विजिबल लाइट आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा हिस्सा बनाती है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो आपको यहाँ पर रेडियो वेव्स नज़र आ रही हैं, आपको माइक्रोवेव्स नज़र आ रही हैं, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट के बीच में आपको विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है जो कि एक बल्ब से या सूरज से मिलता है। सूरज में हमें और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलती हैं, लेकिन बल्ब में प्योर हमें विजिबल स्पेक्ट्रम मिलता है। और फिर हमारे पास एक्स रेज और रेडियो एक्टिव रेज भी होती हैं जिसे गैमा रेज कहा जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ विजिबल लाइट पर गौर करेंगे, बल्कि उसके भी एक सेक्शन जिसे अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है। आप देखें ये अल्ट्रा वायलेट है। अल्ट्रा वायलेट में अगर हम देखें तो हमें अल्ट्रा वायलेट यूवी सी नज़र आ रहा है, यूवी बी नज़र आ रहा है और यूवी ए। इनकी आप वेवलेंथ देखें तो नैनोमीटर्स में है। 100 से 280 के साथ यूवी सी का बैंड है, 280 से 315 के बीच में यूवी बी का बैंड है नैनोमीटर्स में, और 315 से 400 नैनोमीटर के बीच में यूवी ए का बैंड है। लेकिन ये तीनों किस्म की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारी लाइफ के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मसलन जो यूवी सी है इसका नुकसान सबसे ज़्यादा है। मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में कि क्यों इसका नुकसान सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप यूवी सी रेडिएशन को एक्सपोज हो गए हैं तो आपके लिए बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं। यूवी बी रेडिएशन को अगर आप एक्सपोज हो गए हैं तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन की बीमारियां हो सकती हैं, और ये स्किन का रंग भी गहरा कर देती है जो कि हमें पता है। अगर यूवी ए को आप एक्सपोज हो गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सूरज की तरफ डायरेक्ट ना देखें। सूरज की तरफ देखना आंखों के लिए खतरनाक है क्योंकि यूवी ए आपकी आंखों को और रेटिना को डैमेज करते हैं। हमारी दुनिया के गिर्द एक हिफाजती हिसार है जिसे ओजोन कहा जाता है, और ओजोन यूवीसी जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक रेडिएशन है उसको ब्लॉक कर देती है, जबकि यूवी बी और यूवी ए इनमें से गुजर जाती हैं। मैंने आपको यह बताया था कि यूवीसी सबसे खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे डीएनए को अल्टर कर सकती हैं, हमारे डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो अगर इसने हमारे डीएनए को डैमेज किया तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हमें आ सकते हैं। इवन हमारी अगली जनरेशन में बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए यूवीसी सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको यहां पर ओजोन दिखा रहा हूं। ये जमीन की सनस्क्रीन है, सन ब्लॉक है, नेचुरल सन ब्लॉक है, कुदरती सन ब्लॉक है ओजोन। तो ओजोन को देखते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक्सोस्फेयर है जो कि 700 से 19,000 किलोमीटर डीप स्पेस बन जाती है के बीच में जो हिस्सा है, जो जगह है जमीन से दूर है, उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। फिर थर्मोस्फेयर है जिसमें सैटेलाइट्स मूव कर रही होती हैं, जमीन के गिर्द घूम रही होती हैं, इसको थर्मोस्फेयर कहा जाता है जो कि 80 से 700 किलोमीटर के बीच का रीजन है। और फिर हम नीचे आ जाते हैं, मीजोस्फेयर आ जाते हैं जो 50 से 80 किलोमीटर का स्फेयर है। और फिर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है 12 से 50 किलोमीटर का। ट्रोपोस्फेयर जिसमें अमूमन जहाज फ्लाई कर रहे होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में ये 0 से 12 किलोमीटर ऊंचा। तो आप देख सकते हैं कि सारी जमीन की चोटियां इसके अंदर है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। लेकिन ओजोन लेयर 20 से 30 और कई जगह पर 15 से 35 किलोमीटर का लिखा हुआ है। इसके बीच में एक लेयर बनती है जो कि हमारी जमीन को खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। ओजोन लेयर बनी किसकी होती है? ओजोन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनती है। अगर 3 ऑक्सीजन के एटम्स को इकट्ठा कर लिया जाए O3 तो वो ओजोन बन जाती है। पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है, आप इसको ब्रीथ नहीं कर सकते। इसकी खुशबू या स्मेल बहुत इरिटेटिंग है। ओजोन बनती कैसे है? इसके 2 तरीके हैं। लैब में भी बनाई जा सकती है, नेचुरल तरीके से भी बनती है। दोनों के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो कि हर जगह पर एटमॉस्फेयर में है। लेकिन जब इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
और जब ये अलग होते हैं तो अब ये एक और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ एक एटम मिलकर O3 बना सकता है। अब वो एनर्जी मिलती कैसे? मसलन ये मेरे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल था और थंडरस्टॉर्म हुआ, बिजली कड़की, उसको ऑक्सीजन, इसको एनर्जी मिल गई, या इसको यूवी लाइट मिली, यूवी लाइट इस पर पड़ी तो इसको एनर्जी मिली और ये टूट गया, ऑक्सीजन का एटम बन गया। अब ये ऑक्सीजन का एटम एक और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर O3 बना लेगा, ओजोन बना लेगा। इसी तरीके से ये एटम एक और मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन बना देगा। तो हम जब लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम हाई वोल्टेजेस के साथ ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये एनर्जी इसको हाई वोल्टेजेस के जरिए दे रहे होते हैं। लेकिन नेचर में अल्ट्रा वायलेट रेज, लाइट सबसे बड़ा सोर्स होता है और उसके अलावा थंडरस्टॉर्म से भी हम अलग इनको कर सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे जमीन के गिर्द एक गलाफ था, प्रोटेक्टिव गलाफ था, प्रोटेक्टिव स्फेयर था, प्रोटेक्टिव बैरियर है, उसमें शगाफ पड़ना शुरू हो गया, उसमें होल होना शुरू हो गया। और इसके बारे में बहुत से साइंसदानों ने रिसर्च पेपर लिखे, जिसमें मैरियो जे मोलिना का रिसर्च पेपर सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारी ओजोन लेयर में एक शगाफ पड़ रहा है और उसकी वजह से यूवीसी डायरेक्टली ज़मीन पर आएंगे, और जब वो ज़मीन से टकराएंगी तो वो हमारा डीएनए अल्टर करना शुरू कर देंगे, जिसका बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है ह्यूमन लाइफ को। और इसकी वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, स्प्रे बॉटल्स हैं, एरिसोल स्प्रे बॉटल्स हैं जो कि CFCs प्रोड्यूस करती हैं। इनमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के एटम्स मौजूद होते हैं। हम जब इंडस्ट्री में काम करते हैं, इवन जहां मैं काम करता हूं वहां पर भी कॉन्टैक्ट क्लीनर बहुत यूज़ किया जाता है गैस टर्बाइंस के कार्ड्स को साफ करने के लिए, तो उसमें भी हम देखते हैं कि CFCs तो नहीं मौजूद। बाकायदा कंपनीज आके ऑडिट करती हैं कि CFC मौजूद तो नहीं है। अगर CFC किसी भी कॉन्टैक्ट क्लीनर में या और क्लीनिंग एजेंट में मौजूद है तो फौरन उस पर एक्शन लिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल भी दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं कार्बन है, इसमें क्लोरीन है और इसमें फ्लोरीन है। CFCs हमारी घर की रेफ्रिजरेटर्स में भी मौजूद होते हैं, AC में भी मौजूद होते हैं, फ्रिजों में भी मौजूद होते हैं, जिनके जरिए ये प्रोड्यूस हो रहे थे, एटमॉस्फेयर में जा रहे थे। और जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो बड़ा खतरनाक काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ, इसमें फ्लोरीन है, कार्बन है और 3 क्लोरीन के एटम मौजूद हैं। जब यूवी लाइट इस पर पड़ेगी तो एक क्लोरीन अलग हो जाएगी। अब पूरा CFC का मॉलिक्यूल एक तरफ है, सिर्फ एक क्लोरीन का एटम अलग हुआ और वो क्लोरीन का एटम सीधा गया ओजोन के पास। उसने ओजोन के साथ, उसके मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट किया और उसने यहाँ पर एक ऑक्सीजन को अलग किया और उससे क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना दी और पीछे रह गई ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे ओजोन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। और ये काम किसने किया? CFC ने किया, क्योंकि उसने क्लोरीन का एटम दिया। तो क्लोरीन जितनी हमारी एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ओजोन ऑक्सीजन में बनना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ और गैसेस भी हैं। हेलोन गैसेस ऐसी हैं जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में मौजूद होती हैं। इनमें भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन बनाते हैं ओजोन के साथ रिएक्ट करके। तो जो चीज ओजोन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बनाएगी उससे हमें खतरा है। और उससे क्या हो रहा है कि एक शिगाफ पड़ता जा रहा है हमारी दुनिया की ओजोन में, जो के साइज में अमेरिका के बराबर है, नॉर्थ अमेरिका के साइज के बराबर है ये शिगाफ, जो कि इस वक्त एंटार्क्टिका के ऊपर पड़ चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो एंटार्क्टिका के ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये शिगाफ साफ नजर आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि एंटार्क्टिका पर इस वक्त UVC रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं। और इस शिगाफ को 1971 में डिटेक्ट किया गया। डिटेक्ट तो बाद में किया गया, लेकिन ये पढ़ना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये शिगाफ बढ़ता गया, जब तक कि हमने एक्शन नहीं लिया। ओजोन आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और अब हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये शिगाफ 2065 तक बढ़ जाएगा, वापस अपनी जगह आ जाएगा। जब 1980 में इस पर बहुत ज्यादा डिबेट शुरू हो गई, बहुत ज्यादा न्यूज आना शुरू हो गई कि ओजोन का शिगाफ बढ़ता जा रहा है, होल बढ़ता जा रहा है और उससे हमारी जिंदगी को खतरा है, तो बहुत से मुल्क इकट्ठे हुए और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स बनाना शुरू कर दिए कि कैसे हमने CFCs को कंट्रोल करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैं आपको 1990 में दिखा रहा हूँ, जिसने बहुत ज्यादा काम किया और उन्होंने जितने भी लिक्विड थे या स्प्रे बॉटल्स थी या रेफ्रिजरेटर्स थे जिनमें भी CFCs यूज हो रहे थे उन पर बैन लगाना शुरू कर दिया। और उससे फायदा ये हुआ कि हमारी एटमॉस्फेयर में क्लोरीन, ये देखिए क्लोरीन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, 2000 तक बढ़ती गई है। 1992 में शायद ये मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद इसके प्रोटोकॉल बनना शुरू हो गए। 2000 में देखें आहिस्ता आहिस्ता क्लोरीन जो है वो पार्ट पर बिलियन, PPB कहते हैं, पार्ट पर बिलियन, कम होना शुरू हो गई। आप देखिए क्लोरीन कम होना शुरू हो गई और जब क्लोरीन कम होना शुरू हो गई तो ओजोन नेचुरली बढ़ना शुरू हो गई। अगर हम क्लोरीन को ना रोकते और हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अवॉइड कर देते, खत्म कर देते, तो हमारे पास 2016 में
क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन थी, जो होनी थी, वो 12.6 पार्ट्स पर बिलियन होनी थी। और उससे आप देख लें कि येलो कलर की जो है ये ओजोन की कंसंट्रेशन है, तो आपको ओजोन की कंसंट्रेशन ही नजर आ रही। लेकिन क्योंकि हमने वो प्रोटोकॉल को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, तो 2016 में इस वक्त जो एक्सपेक्टेड है, और अब हम इस पर कैलकुलेशंस कर भी चुके हैं, ये 3.9 पार्ट्स पर बिलियन क्लोरीन है, यानी क्लोरीन बहुत कम हुई है, पार्ट्स पर बिलियन है, तो ओजोन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है। और अगर हम 2065 में चले जाएं और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ना मानते, सीएफसीज को कंट्रोल ना करते, तो आप देखें कि हमारी ओजोन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। क्लोरीन 55.2 पार्ट्स पर बिलियन मौजूद होनी थी एटमॉस्फेयर में, जबकि जब हमने इसको मेंटेन किया है, हम इसको मान रहे, तो उस वक्त भी 2.3 वही रहनी थी क्लोरीन की कंसंट्रेशन, और हमारी जमीन में ओजोन की कंसंट्रेशन अच्छी होनी थी। तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सीएफसीज को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर सीएफसीज को कंट्रोल ना किया जाता, तो आप देखें 1974 में जो हमारी ओजोन में शगाफ पड़ा, 1990 के करीब उसने ऐसे होना था, 2006 में वो बड़ा हो गया, अभी हमें पता है कि वो बड़ा था, और फिर 2060 के करीब हमारी दुनिया टोटल उसकी ओजोन खत्म हो जानी थी। लेकिन जब हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे अमल किया, सीएफसी को कम किया, तो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता पहले ओजोन की कंसंट्रेशन कम होती गई। तो आप देखेंगे यहाँ पर सीएफसीज कितने हैं, देख रहे हैं यहाँ पे सीएफसीज, यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ, और अब आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि सीएफसीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, और इनकी वजह से हमारी जो जमीन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हील कर रही है। टाइम लगेगा, क्योंकि सीएफसीज, मसलन सीएफसी 11 जो कि शायद हमारी गाड़ियों में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में, कार की रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, 52 साल इसकी उम्र है। इसी तरह सीएफसी 12 100 से ज्यादा साल इसकी उम्र है। तो अब जब वो प्रोड्यूस हो चुका है सीएफसी, जो हमारी एटमॉस्फेयर में इस वक्त है, उसको 100 साल अपनी लाइफ गुजारनी होगी, तो उसके बाद जाकर हमारा हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो हम जब हीलिंग की तरफ देखते हैं, तो आज भी हमें ये होल नजर आ रहा था, तो हमें ये होल नजर आता है, लेकिन ये होल कभी छोटा हो जाता है और कभी बड़ा हो जाता है। इसके सीजनल इफेक्ट्स भी हैं, दिन और रात के इफेक्ट भी हैं, लेकिन सीजनल इफेक्ट्स भी हैं कि कुछ सीजन में ये गायब हो जाता है और कुछ सीजन में वापस आ जाता है। सितंबर 8 2019 की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन हमारी फोरकास्ट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ओजोन दोबारा बढ़ेगी, और 2065 तक तकरीबन हम पूरे तरीके से हील कर चुके होंगे। लेकिन ओजोन में सीएफसी के अलावा एक और फैक्टर भी बहुत अहम है, वो है ग्रीन गैस इफेक्ट। अगर ग्रीन गैसेस, ये वो गैसेस होती हैं जो कि हमारी दुनिया को पोल्यूट कर रही हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके टेम्परेचर को गर्म करती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस ओजोन को भी डैमेज करती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाता हूँ कि जब हमारे पास ऐसी गैसेस जमीन पर इकट्ठी हो जाती हैं कि सूरज की आई हुई रेज को वो ट्रैप कर देती, और जब सूरज की रेज आकर जमीन से रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं निकल सकती, तो वो ट्रैप हो जाती है, तो जमीन ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाती है, गर्मी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, पोल्स की बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, दुनिया का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा काम कर रही है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा हमारी अर्थ को गर्म कर रही है, मीथेन है। लेकिन इसमें आपको HFCs भी नजर आ रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। HFCs ऐसे सिंथेटिक मटेरियल हैं जो कि हमने CFCs के मुतबादल बनाए थे, कि इनकी वजह से, CFCs की वजह से, क्योंकि ओजोन खराब हो रही है, तो हम HFCs यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप HFCs को देखें तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और उस वजह से भी ओजोन डैमेज हो रही है। तो HFCs भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें कि HFCs जो हैं वो राइज पर हैं, और HFCs के बढ़ने की वजह से भी हमारी एटमॉस्फेयर आहिस्ता आहिस्ता डिटेरिएट हो रही है। 2020 के साल में बहुत सी खबरें आना शुरू हो गई कि ये गैप, ये होल आहिस्ता आहिस्ता भर गए, इसका मुंह बंद हो गया। मैंने इस चीज को कंफर्म करने के लिए नासा की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट को विजिट किया, तो आप देख सकते हैं कि 16 मई 2020 की मैंने तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इस होल का मुंह आपको बंद नजर आ रहा है, लेकिन प्रॉपर हीलिंग हमें 2060 में जाकर मिलेगी। फिर मैंने इस चीज को चेक करने के लिए बहुत से और रिप्यूटेड जर्नल्स को देखा, तो वहां पर भी मुझे नजर आया कि हमारा नॉर्थ पोल पर ओजोन में होल था, वो फिल हो चुका है। आप भी इसको सर्च कर सकते हैं, और हो सकता है इसमें एक बहुत बड़ी वजह कोरोना वायरस भी हो, जिसकी वजह से इस वक्त पूरी ट्रांसपोर्टेशन बंद है और किसी किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त प्रोड्यूस नहीं हो रही ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से। और हो सकता है इसमें कुछ और अवामिल भी शामिल हो जिनको अभी रिसर्च करने की जरूरत है, और साइंसदान इस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी खबर है, जमीन हीलिंग की तरफ जा रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ओजोन अगर ज्यादा हो जाए
तो उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि ओजोन आपको सांस की बीमारियां लगा देती। तो हमने ये भी देखना है कि हमने ओजोन को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि अगर ओजोन ज्यादा हो जाती है तो हो सकता है उसकी वजह से हमें और बहुत सी बीमारियां होना शुरू हो जाएं। ओजोन को हम लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओजोन जनरेटर्स भी हैं जो कि ओजोन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इसको हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर यूज कर रहे होते हैं। लेकिन आखिर में आपको यह बताना चाहूंगा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है कि मार्स पर भी ओजोन मौजूद है। गोया कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन मार्स में भी उनको ओजोन के मॉलिक्यूल्स मिले हैं। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ओजोन हमारे लिए कितनी ज्यादा अहम है। अगली मरतबा जब भी आप कोई एरोसोल बेस स्प्रे यूज करें तो उसमें CFC या HFC कंटेंट जरूर देखा करें, और उसका स्प्रे कम से कम किया करें ताकि हम अपनी ओजोन को बचा सकें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।